नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत के भूगोल को लेकर के आपके समक्ष। भारत के भूगोल में हम हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे थे, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो एक बार सभी मेरे साथी फटाफट से जुड़ जाए और जितने विद्यार्थी साथी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे और 4 भागों में हम हिमालय को डिवाइड कर चुके थे। ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। अब उसके बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से मेरे सभी साथी जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं लाइक करके शेयर कर दो एक बार फटाफट से। बहुत मजा आने वाला है, सारा का सारा क्लास में आपको याद होने वाला है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस अपना एग्जाम में बनने वाला है तो कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, दावे के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ। चलिएगा, तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट से और चलते हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बारे में अपन ने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में स्थित, पिछली क्लास में अपनी बात हुई थी, ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियां, कौन कौन सी श्रेणियां इसमें स्थित है, तो उसकी बात अपने बीच हुई थी। तो ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। कैलाश का कालजा ट्रांसफर, कैलाश का कालजा ट्रांसफर, कैलाश का कालजा ट्रांसफर। कैलाश से क्या हो जाएगा, तो कैलाश से हो जाएगा कैलाश पर्वत। कैलाश से क्या हो जाएगा, कैलाश पर्वत। का से हो जाएगा, ये एक का रहेगा आपका साइलेंट, एक का से हो जाएगा आपका काराकोरम, काराकोरम। ले से हो जाएगा लद्दाख, जैसे हो जाएगा जॉस्कर। और ट्रांसफर यानी कि यह जो है ये श्रृंखलाएं या ये श्रेणियां कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसको लेकर के हम बात कर रहे थे और इसके संदर्भ में हम बात कर चुके थे कि ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो अपन ने बात कर ली थी यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में चर्चा कर ली थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप सभी को, छोटा सा भारत बना लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि यहाँ पर जो है हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और ये 3 श्रृंखलाएं कुछ इस प्रकार से है, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर, इस प्रकार से ये फैली हुई है। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है यहाँ पर, इस काराकोरम श्रेणी में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और ये किसका भाग है, ये पीओके वाला भाग है। किसका भाग है ये, तो ये पीओके वाला भाग है। पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, और इसमें ये चोटी स्थित है। और इस चोटी का नाम क्या है, इस चोटी का नाम है दोस्तों K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर है। और ये गॉडविन ऑस्टिन या ये K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी K2। और ये कहां पर स्थित है, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। कौन सी श्रृंखला में है, काराकोरम श्रेणी में है या काराकोरम श्रृंखला में ये चोटी स्थित है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर ये नहीं आएगी पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में स्थित, तो ये भारत के अधिकार में नहीं है क्योंकि ये पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। तो फिर कंचनजंगा आएगी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर काराकोरम, काराकोरम को क्या कहते हैं, तो एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। लद्दाख की बात कर ले, जॉस्कर की बात कर ले, इनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जो है चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं ट्रांस हिमालय के बारे में, कि जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय सर्वोच्च हिमालय का
वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश, छाया प्रदेश, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय वाला भाग जो है, इस ट्रांस हिमालय वाले भाग में ये वनस्पति विहीन, वनस्पति व वर्षा का अभाव, यहां पर ना तो क्या होता है दोस्तों, वर्षा भी बहुत कम होती है और यहां पर वनस्पति भी नहीं रहती है। इस ट्रांस हिमालय में बर्फ जमी रहती है हमेशा। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमी रहती है। बर्फीला होने के कारण वर्षा भी नहीं, सॉरी, बर्फीला रहता है, बर्फीला है, बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती है, वनस्पति भी नहीं है। अब वनस्पति भी नहीं है, वर्षा भी नहीं होती है, तो थारका मरुस्थल की जैसी विशेषताएं इसकी लगभग मिल रही है, बस फर्क इतना है इसमें बर्फ जमी रहती है ना, बाकी थारका मरुस्थल में भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, वर्षा बहुत कम होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो इस ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस हिमालय को बर्फीला मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फीला मरुस्थल। तो बर्फीले मरुस्थल की संज्ञा किसे दी गई है? बर्फीले मरुस्थल की संज्ञा किसको दी गई है, ध्यान में रखना है आपको। तो बर्फीले मरुस्थल की संज्ञा दी गई है दोस्तों ट्रांस हिमालय को। किसको दी गई है? ट्रांस हिमालय को। और ये ट्रांस हिमालय जो है ये हमारे सर्वोच्च हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे सर वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है दोस्तों वो पर्वतीय, यानी कि पर्वत का वो विमुखी या पवन विमुखी भाग। पवन विमुखी का मतलब है कि जिस तरफ से पवन जाकर के उसके टकरा रही है या जिस तरफ से जाती है, जैसे ये भाग है और इधर से पवन चल रही है तो यहाँ इधर जाके टकराएगी तो पवनमुखी भाग हो गया। इसके उधर वाला जो साइड वाला जो भाग है वो क्या हो गया? पवन विमुखी भाग हो गया ना। तो उधर क्या करेगी दोस्तों, इधर से जब पवनें चलेंगी स्थल से, सॉरी, सागर से स्थल की ओर, तो अपने साथ आर्द्रता लेकर के चलेंगी, और जब ये आर्द्रता लेकर के जाएंगी यहाँ पर जाएंगी, टकराएंगी, वर्षा कर देंगी, और वर्षा करने के बाद हल्की होगी और ऊपर उठेगी, फिर पार होकर के उधर चले जाएगी। लेकिन अब उधर बादल तो छाएंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा तो इधर ही होगी। नमी लेकर आई थी, टकराई, वर्षा हो गई, अब उसके बाद ऊपर उठी और उधर चले गई, तो उधर वर्षा कम होती है, यानी कि वर्षा कम करती है। यही कारण है कि थारके मरुस्थल में भी वर्षा कम होती है अरावली के कारण, जो अपन राजस्थान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये इसके वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए ट्रांस हिमालय की अपनी बात कर रहे थे अपन, ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा चल रही थी। ट्रांस हिमालय इसमें स्थित श्रेणियों की बात करें तो कल भी मैं बात कर चुका था, फिर मैं बताना चाहूंगा। कैलाश का कालजा ट्रांसफर, यानी कि कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। दोस्तों काराकोरम जो श्रेणी है इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, या इसको आप कह सकते हैं गॉडविन आस्टीन, गॉडविन आस्टीस। ये अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लास देख सकते हैं, वहां पर आपको ये सारी मिल जाएगी। भूगोल की एक अलग प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो गॉडविन आस्टीस, ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों तो ट्रांस हिमालय जो है ये सर्वोच्च हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? पर्वतीय या फिर मैं यूं कहूं कि वो पवन विमुखी क्षेत्र जहां पर बादल तो छाए रहते हैं, वो पवन विमुखी क्षेत्र जहां पर बादल छाए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और दोस्तों इस ट्रांस हिमालय वाले भाग में वनस्पति बिल्कुल न के बराबर पाई जाती है, कम पाई जाती है, वर्षा कम होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बर्फीले मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है छोरों? बर्फीले मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो वृष्टि छाया प्रदेश की बात हो तो ये आपको अच्छे से जो है ध्यान में रखना है इसके बारे में। चलिएगा अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लंबाई के संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई जो है वो लगभग 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। और इसका ज्यादा विस्तार कहां पर है? मैंने कल की क्लास में बात की थी, तिब्बत में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार है। इस कारण इसको तिब्बत हिमालय के नाम से या फिर तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। पार हिमालय भी इसको कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी इसको कहा जाता है। चलो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3100 से लेकर के 3700 मीटर, 3100 से लेकर के 3700 मीटर तक इसकी ऊंचाई है सर्वोच्च हिमालय की। दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी की एक घाटी है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी।
इसी नुब्रा घाटी में एक दर्रा स्थित है, सॉरी माफी चाहूंगा, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है वो आपकी इसी काराकोरम श्रेणी के नुब्रा घाटी में, काराकोरम श्रेणी की कौन सी घाटी में दोस्तों, नुब्रा घाटी में स्थित है। और इसकी अगर बात करें तो कितना है ये, 76 किलोमीटर, या एग्जैक्ट की बात करें तो 76.44 किलोमीटर है, 76.44 किलोमीटर है सियाचिन ग्लेशियर। इसकी लंबाई या इसका विस्तार या लंबाई जो है 76.44 किलोमीटर है कहां पर, नुब्रा घाटी में। और नुब्रा घाटी कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी कहां स्थित है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो इसका एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट श्रृंखला के बारे में। और आप सभी को पता है नेक्स्ट श्रृंखला अपनी कौन सी है, बाकी के बारे में ज़्यादा कुछ खास बातें है नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अपन जान लेते हैं। एक बार फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खड़का लीजिएगा इसका, फिर आगे की ओर चलते हैं और बातें करते हैं। क्योंकि अब जो है अपनी कौन सी श्रृंखला आ गई, कौन सी श्रेणी आ गई, लद्दाख और जौस्कर आ गई। काराकोरम के बाद में कौन सी आ गई, लद्दाख और जौस्कर। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं भारत में स्थित जो लद्दाख और जौस्कर श्रेणी है उसके बारे में। देखिए मैप में समझने की कोशिश करना। लो भाई देखो, यहाँ पर आपकी कौन सी थी, काराकोरम, उसके बाद जो है ये आ गई आपकी लद्दाख और ये आ गई आपकी जौस्कर। ठीक है, इन दोनों के बीच से यहाँ पर जो है किसका विस्तार है, कैलाश पर्वत का है। यहाँ पर आपका कौन सा है, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत का विस्तार कहाँ पर है, तो आप सबको पता है तिब्बत में है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से एक नदी निकलकर आती है जो इन दोनों के बीच से लद्दाख और जौस्कर के मध्य से गुजरती है, और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है दोस्तों, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, तो दोस्तों ये आपकी जो श्रृंखला है उसका नाम है लद्दाख, और ये जो है इसका नाम है जौस्कर। ठीक है ना, ध्यान रखना है, लद्दाख और जौस्कर, इन दोनों के बीच से ये नदी गुजरती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो भारत में सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर के मध्य से प्रवेश करती है। ये जो श्रेणी है कौन सी, लद्दाख, ये यहां पर देखिएगा लद्दाख कौन सी श्रेणी के, यहां पर ऊपर आपकी काराकोरम है, ये आपकी काराकोरम है, ये आपकी कौन सी है, काराकोरम है। तो लद्दाख जो श्रेणी है ये काराकोरम के कहां पर स्थित है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, और इसमें ये चोटी है जिस चोटी का नाम है राकापोसी। क्या नाम है इस चोटी का, राकापोसी। तो विश्व की सबसे या सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली जो चोटी है राकापोसी, कौन सी चोटी है, राकापोसी। और ये विश्व की सबसे ज्यादा खड़ी ढलान या तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी, जो किस में स्थित है, वो आपकी जौस्कर श्रेणी में स्थित है। उसके बाद में आपकी आ जाती है लद्दाख, सॉरी माफी चाहूंगा, ये लद्दाख है, सॉरी, और ये जौस्कर है। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर है ना। तो ये लद्दाख में स्थित है राकापोसी। उसके बाद में आ जाती है आपकी जौस्कर। और जौस्कर के बारे में हम दोस्तों बात कर लें तो जो आपकी जौस्कर श्रेणी है इसका विस्तार आपका लगभग जम्मू एंड कश्मीर में और उत्तराखंड के अंतर्गत आता है ज़्यादातर अगर बात करें तो। और तिब्बत की कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत का विस्तार किधर है, आपका तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है।
तो ये तो हुआ हमारा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा कौन सा आता है? सर्वोच्च हिमालय। दूसरा कौन सा आता है? सर्वोच्च हिमालय आता है। तो सर्वोच्च हिमालय के बारे में बात करते हैं अपन, और सर्वोच्च हिमालय से क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएगी या पूछी जाती है उनको लेकर के थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आइए अब बात करने वाले हैं नंबर 2 पर अपन सर्वोच्च हिमालय की। सर्वोच्च हिमालय, इसी को हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, इसी को हम कहते हैं महान हिमालय, इसी को हम कहते हैं हिमाद्री, इसी को हम कहते हैं बर्फीला हिमालय। तो ये अच्छे से ध्यान में रखें इसके नाम। सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय की हम बात करें दोस्तों, तो ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसका निर्माण जो है सर्वोच्च हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद, किसके बाद? तो ट्रांस हिमालय के बाद हुआ। ट्रांस हिमालय के बाद हुआ जो सर्वोच्च हिमालय है, इस सर्वोच्च हिमालय का निर्माण कब होता है दोस्तों? तो वो होता है ट्रांस हिमालय के बाद। और ट्रांस हिमालय के बाद निर्माण कब होता है इसका? तो इसका निर्माण जो है टर्सरी काल के, या मैं कह सकता हूं साइनेजोइक एरा के ओलियोसिन काल में। देखो इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण टर्सरी काल के ओलियोसिन काल में जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। किसकी बात हो रही है? सर्वोच्च हिमालय की बात हो रही है। इस सर्वोच्च हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो जहां से हिमालय का विस्तार शुरू होता है वहां से इसका विस्तार शुरू हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत कहां पर पड़ता है? लद्दाख। यहां से लेकर के दोस्तों ये कहां तक है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहां पर पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। यहां तक इसका विस्तार है। और नामचा बरवा यानी कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो हिमालय की, मतलब हिमालय का पूरा विस्तार भी अपन यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ते हैं। और ये जो है आपका सर्वोच्च हिमालय, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि इसकी लंबाई आप 2400 किलोमीटर कह सकते हैं। हिमालय की भी कितनी है? 2400 है, और इसकी भी कितनी है? 2400 है। लेकिन ध्यान रखना है हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर थी। लेकिन इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है आपकी 6100 मीटर। कितनी है? सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों विश्व की उच्चतम चोटियां या विश्व की ऊंची चोटी इसी हिमालय में स्थित है। इसी हिमालय में स्थित है। गुरुजी कौन सी है? बता रहा हूं तो रुक जा यार, थोड़ा तसल्ली तो खा ले, सारा बताऊंगा। देखो अभी शुरुआत की है हमने सर्वोच्च हिमालय के बारे में, और सर्वोच्च हिमालय के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो जो हमारा ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय के बाद हमने सर्वोच्च हिमालय देखा। किसके बाद? ट्रांस हिमालय के बाद। और ट्रांस हिमालय के बाद में आपका कौन सा आ गया? सर्वोच्च या महान हिमालय आ गया ना, ये तो की ना सर्वोच्च हिमालय। अब इन दोनों के बीच एक सीमा रेखा है, हालांकि मैं पूरी की पूरी सीमा रेखाएं आपको अलग से पढ़ाऊंगा।
तो अब आप ये नहीं सोचे कि आपने तो गुरुजी बताया नहीं, तो वो है हिंज लाइन। कौन सी है? हिंज लाइन। हिंज लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और हिंज लाइन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो आपको अच्छे से, सॉरी, हिंज लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट किनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इंडो सांगपो सच्चर जोन, यानी कि इसके दो नाम हैं। ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय से अलग करने वाली सीमा रेखा इंडो सांगपो सच्चर जोन, या फिर आप कह सकते हैं हिंज लाइन। इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिंज लाइन आप कह सकते हैं। मैं तीनों की तीनों सीमा रेखाएं आपको अलग से लिखाऊंगा, एक साथ लिखा दूंगा, तो वहां पर जो है आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस हिमालय की हम बात करें तो ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसका निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद में होता है। किसके बाद में होता है? ट्रांस हिमालय के बाद में हुआ। और इसके निर्माण जो है टर्सरी काल में, ओलियोसिन या टर्सरी काल के ओलियोसिन काल में जो है इसका निर्माण होता है, जिसका विस्तार नंगा पर्वत यानी कि जो लद्दाख में स्थित है, यहाँ से लेकर के जो 8126 मीटर ऊंचा है, पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित, पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वतीय है ना। तो यहाँ से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश 7756 मीटर ऊंचा है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है कितना? 2400 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, यानी कि विश्व के जो उच्चतम भाग है, यहाँ तक कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में स्थित है, ठीक है ना। और यही इसी सर्वोच्च हिमालय से जो है हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम होता है। जैसे गंगा की बात कर लें, मतलब जो मुख्य नदियां हैं वो यही से निकलती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खड़काओ, उसके बाद हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि सर्वोच्च हिमालय की क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ की, उसको लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फटाफट से इसका एक बार सारे के सारे विद्यार्थी, जितने भी प्यारे विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और जिन्होंने लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक कर दो फटाफट से क्लास को। बिल्कुल लाइक जरूर करना है भाई। ले लिया होगा? ले लिया गुरुजी, आ जाओ तो आप। लाइक और शेयर करते जाओ दोस्तों, तभी मजा आएगा क्लास में ना। ऐसे बिल्कुल काम नहीं बैठेगा अपना। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। सारी भूगोल में आपको जो है लाइव पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको कतई नहीं है। चलिए, सर्वोच्च हिमालय की बात अपन कर रहे थे, या महान हिमालय आप लिख सकते हैं यहाँ पर, महान हिमालय यही चल रहा था ना। देखो अभी अभी हमने बात की कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में स्थित है। और वैसे मैं बात करूं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है, पहली चीज़। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है? तो सर्वोच्च हिमालय में है। और सर्वोच्च हिमालय में कौन से देश में, कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,848 मीटर, न कि किलोमीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। इस माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? चीन में इसको चोमालुगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमालुगमा। और चोमालुगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी, ठीक है। जबकि इसको नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इस माउंट एवरेस्ट की बात कर लें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। तो इसका नाम उसी के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और स्थित कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। कौन से देश में है? नेपाल में। हिमालय की बात करें तो हिमालय के कौन से भाग में है? महान हिमालय में है। हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? महान में। एक चोटी इसमें इसी महान हिमालय में स्थित है और उस चोटी का नाम है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। सिक्किम। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में या अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। देखो हम बात कर रहे थे सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय की, तो सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय में विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है जो नेपाल में है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। चीन में इस चोटी को चोमालुगमा कहा जाता है और चोमालुगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। नेपाल में इसको कहा जाता है दोस्तों सागरमाथा। इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। लेकिन पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो क्षेत्र अभी वर्तमान में भारत के अधिकार में हो उस क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है, क्योंकि केटू अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो पीओके में स्थित है। इसलिए कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। और कौन से हिमालय में? महान हिमालय में। कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितने मीटर है? 8,598 मीटर। तो इसमें ये जैसे मकालू जैसी चोटियां, मतलब ऊंची ऊंची लगभग चोटियां इसी में स्थित है। तो ये दो तो आपको कंटेस्ट ध्यान रखनी है, इनकी ऊंचाई के बारे में भी जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो है कभी कभी एग्जाम में सीधा इनकी ऊंचाई के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक बार इनके बारे में भी आपको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फटाफट से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बातें करेंगे और क्या चीज़ें हमें यहाँ से जाननी चाहिए, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। फटाफट से ले लिया होगा? चलो ले लिया, तो अब आगे चलता हूँ। देखो दोस्तों, अब मैप में समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। चलिए देखो, मान के चलिए ये हमारा महान हिमालय का विस्तार इस प्रकार से जो है नेपाल में भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक जाता है। यहाँ पर हमने एक चोटी पढ़ी थी जब मैं हिमालय के बारे में बात शुरू कर रहा था, तभी मैंने आपको बताया था। और ये थोड़ी सी यहाँ पर नीचे है, ध्यान रखना है इसके बारे में, यहाँ पर, ठीक है। और इस चोटी की बात करें तो इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। इसकी नामचा बरवा की बात करें तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है,
और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। यानी कि सर्वोच्च हिमालय की पश्चिमतम चोटी कौन सी है? ये जो नंगा पर्वत है, ये हिमालय की पश्चिमतम चोटी। और हिमालय की पूर्वतम चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा हिमालय की पूर्वतम या एकदम पूर्व में स्थित चोटी है। पूर्व में स्थित चोटी यानी कि सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो वो है नामचा बरवा। और सबसे पश्चिम में स्थित चोटी कौन सी है? तो वो है नंगा पर्वत। ठीक है। और यहाँ पर आपकी पीओके में यहाँ पर कौन सी है? K2 है। और यहाँ पर सिक्किम में जो है आपकी कौन सी है? यहाँ पर सिक्किम में आपकी जो है कंचनजंगा है। और यहाँ पर जो है नेपाल में आपकी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में कौन सी आपकी? माउंट एवरेस्ट है। तो ये चोटियाँ थी, मुख्य बातें थी किसकी? आपके सर्वोच्च हिमालय की। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो हमने 4 भागों में इसको बांटा था, एक तो था ट्रांस हिमालय, दूसरा था आपका सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। बात एक ही है, सर्वोच्च हिमालय। तो दोस्तों इन दोनों के बीच से एक सीमा रेखा गुजरती है, उसको कहते हैं हिंज लाइन। क्या कहते हैं? हिंज लाइन, या इसी को आप कह सकते हैं इंडो शांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। हिंज लाइन या इंडो सांगपो सच्चर जोन, कई जगह जो है सच्चर जोन भी लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंज लाइन या इंडो सांगपो सच्चर जोन जो है ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय से अलग करता है। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कौन सा? लघु हिमालय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा। अपनी क्लास का समय होता है समाप्त और अब मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।